हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एक बेहद ही शानदार फिजिक्स का टॉपिक, जिसका नाम होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज विद्युत। विद्युत के रूप में आज हम लोग चर्चा करेंगे और यही प्रयास रहेगा कि इससे संबंधित जो भी आपके कॉन्सेप्ट, जो भी चीज़ें जो क्लियर नहीं हैं, उन सबको आज हम लोग क्लियर कर लें। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे शानदार तरीके से। मैं मनीष शुक्ला, डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक जोरदार तरीके से थम्स अप लगाएंगे अगर ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर होगी तो। अब भी अपने सारे फ्रेंड्स ग्रुप में इस चैनल को तुरंत के तुरंत इस सेशन को शेयर करेंगे, जिससे वो बच्चे भी इस बात का लुत्फ, इस बात का फायदा उठा सकें, क्लास का आनंद ले सकें और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। आइए क्लास की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। विद्युत के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे बेहतरीन तरीके से। छोटी से छोटी और मोटी से मोटी बात की कहानी चलेगी। आइए बात करते हैं विद्युत क्या है। सबसे पहली कहानी से ही चलते हैं। विद्युत के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। भैया, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अगर इसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं यानी विद्युत की घटना, तो इसके बारे में बात होगी, लेकिन सबसे पहली कहानी उठेगी किसके द्वारा? आवेश के द्वारा। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है, आवेश क्या है? जरा ध्यान से एक बात को सुनिएगा। आवेश का मतलब क्या है? आवेश शब्द किस बात पे डिपेंड करता है? सबसे पहली बात तो ये। तो भैया ये बात कौन सी है? तो ये इलेक्ट्रॉन की बात करता है। किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन पे। अगर इलेक्ट्रॉन इसकी सतह से निकल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज से निकल रहा है, तो निकलने की वजह से जो आवेश बनता है उसको धनावेश कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर रहा है, लिया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है, तो इस प्रकार का जो नया आवेश बनेगा उसे क्या कहेंगे? ऋणावेश कहेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन अगर लिया गया तो ऋणावेश और अगर दिया गया तो धनावेश। पक्की बात है? पक्की बात है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक एक्सपेरिमेंट है, आप लोग प्लीज उसको जरा देख लीजिएगा। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, शुरुआती जो स्टेप्स थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिए गए थे, है ना। आगे चलें। ओके, क्या कहानी है? आवेश। आवेश परमाणु का एक मूल कण है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। दोनों कहानी बता दिया। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो दोनों एक दूसरे से दूर हटना चाहेंगे, और अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो जुड़ना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, फ्यूज होना चाहेंगे। पक्की बात? ओके, अगली बात क्या है? असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या है भैया? कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। एक कूलाम आवेश का मतलब कितना होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। यानी एक कूलाम का मतलब क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है? तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पे जितना आवेश होगा उतना आवेश होता है एक कूलाम पे। एक कूलाम का मतलब ये होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो वो होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम का। कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलाम का आवेश होता है। और ये कैसा आवेश है भैया? तो ऋणावेश है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऋणावेश होता है। यह ऋणात्मक मूल कण है किसी भी परमाणु का। किसी भी परमाणु में मुख्य रूप से दो तरह के आवेशित कण होते हैं। एक को बोलते हैं प्रोटॉन, जो कि परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि वृत्तीय कक्ष पे गति करता रहता है, घूमता रहता है। पक्की बात है? ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को भैया क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और क्यू बराबर क्या होता है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। क्यू बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब
कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 2 गो है, 5 गो है, लो 10 गो बोल दिया, तो 10 गो इलेक्ट्रॉन गए तो उनके जाने में, 10 गो इलेक्ट्रॉन के जाने में, जैसे मान लो हम 10 ले लिए तो 10 गो गया, एगो पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, तो इसमें इसका गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 16 × 10⁻19। अगर फिर भी दशमलव में लिखना है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो इस पे आ जाएगा पावर, एक अंदर आया तो इसके पावर क्या हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा -18 कूलम। पक्की बात है। 10 के लिए मैंने कॉन्सेप्ट लिया तो ये आया 1.6 इंटू 10⁻−18 कूलम। तो ये किसकी वैल्यू निकली, ये क्यू की निकली। क्यू क्या है भैया, कुल आवेश, एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। पक्की बात है, पक्की बात है। अगर किसी के मन में आ रहा होगा सर 5 होता तो तुम जानो ना क्यों, क्योंकि सर 5 होता तो एक पर कितना 1.6 इंटू 10⁻−19, तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 8.0 गुणे 10⁻−19। बोलो राजी खुशी। पक्की बात है, पक्की बात है। अब कॉन्सेप्ट आता है विद्युत धारा का। अब विद्युत धारा क्या है भैया, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, विद्युत धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब एक छोटू सा कॉन्सेप्ट दूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं कहूं कि ये कोई चीज है, कोई परिपथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इस परिपथ पर गति कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट, उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। यानी आपसे कहेगा कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो आप बताएंगे विद्युत धारा की दिशा वही होती है जो इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर पूरब जा रहा है तब विद्युत धारा पश्चिम बहेगी, इलेक्ट्रॉन अगर उत्तर जा रहा है तब विद्युत धारा दक्षिण बहेगी। बोलो राजी खुशी। पक्का इतना समझ में आ गया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ल जाओ। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कमी नहीं होनी चाहिए बच्चा, क्योंकि ये हमारी एनर्जी बनाता है और हमारी एनर्जी बूस्टअप किए रहिए आप लोग, है ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है जरा देख लिया जाए। विद्युत धारा का मतलब क्या हुआ कि कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित होने की दर, दर का मतलब किसके रिस्पेक्ट में, कितना आवेश प्रवाहित हुआ और कितना देर में हुआ, दोनों बात। अब तुम बताओ, तुमको जाना है, मान लो आरा से पटना की डिस्टेंस तय करनी है, आरा से पटना की दूरी तय करनी है। मान लो कि तुमको 40-50 मिनट लगता है, 50 मिनट लगता है, मान लिया 50 मिनट, 1 घंटा मान लो, है ना। तो आरा से पटना के बीच में कितना दूरी है पहले तो ये पता चले, अगर दूरी पता है तो कितना देर में चलेंगे ये पता चल जाएगा। बुझ रहे हैं। माने अगर कोई गणना करनी हो तो हमें दूरी भी पता हो और उसका समय भी पता हो। उसी प्रकार से अगर विद्युत धारा की गणना करनी होगी तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित हुआ, 1 गो 2 गो 5 गो 10 गो 100 गो 500 1000 2000 5000 कितनों ट्रांसफर हो, अब बट्टे में समय। तो इसको क्या लिखा जाता है, विद्युत धारा को आई से, आवेश को क्यू से और समय को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मात्रक की बात करें तो क्यू का मात्रक क्या होता है भैया, कूलाम होता है, और टी यानी समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसका पूरे का मात्रक क्या बन गया विद्युत धारा का, कूलाम प्रति सेकंड, और इसी कूलाम प्रति सेकंड को क्या बोल देते हैं, एम्पियर बोला जाता है। बोलो राजी खुशी। पक्की बात है, पक्की बात है। आगे बढ़ें। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है भैया, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अब इसकी परिभाषा देखिए, लिखा हुआ है, नहीं लिखी तो ध्यान से सुन लीजिएगा।
विद्युत धारा का मात्रक SI मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर का मतलब क्या निकला? 1 एम्पियर की अगर मैं बात करूं तो क्या निकलेगी? तो बताया गया 1 एम्पियर जो होता है कि 1 कूलाम आवेश को बहने में लगा समय, 1 कूलाम आवेश को बहने में लगा समय अगर मान लेते हैं 1 सेकेंड है, 1 कूलाम आवेश के बहने में लगने वाला समय अगर 1 सेकेंड है तो उसकी विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बार बार बताया है। अगर इस प्रकार का कोई पैटर्न मिले, इस प्रकार से कोई सूत्र मिले, तो अगर आपको किसी की परिभाषा बनानी हो, सबको एक एक मान लो। बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं, भावी भविष्य में बहुत काम आने वाली है नु? क्या बताया गया? सबको एक एक मान लिया, तो बस एक ऐसे लिखना, एकांक समय में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में जो विद्युत धारा लगती है उसे 1 एम्पियर कहते हैं। पक्की बात है? बढ़ेंगे आगे साहब। अब 1 एम्पियर हो गया, तो एम्पियर के कुछ और भी मात्रक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 1 एम्पियर हो गया, मिली एम्पियर हो गया, माइक्रो एम्पियर हो गया। मिली एम्पियर का मान होता है 10 की घात -3 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर का मान होता है 10 की घात -6, है ना? तो ये कब पढ़े थे? कक्षा 9 में ये सारी वैल्यू आप लोग मिली और माइक्रोन की वैल्यू पढ़ चुके हैं, है ना? 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात 6 मीटर, ऐसा कुछ पढ़े हैं आप लोग। 1 मिली मीटर का मतलब क्या है? 10 की घात -3 मीटर, ऐसा पढ़े हैं सब आप, ठीक है? तो ये रही इसकी अन्य यूनिट, अन्य इकाइयों की कहानी। इस पर क्वेश्चन आते हैं आपसे, वैल्यू आपको मिली एम्पियर में दी रहेगी, माइक्रो एम्पियर में दी रहेगी, और आपको वैल्यू की गणना करनी होगी, ठीक है? अगला पेज ले लेते हैं। अब बात होती है विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। ये एक पॉइंट है, नोट करेंगे कि विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? अमीटर से की जाती है। सर हम भूल जाते हैं, अमीटर, वोल्टामीटर, गैल्वेनोमीटर हम भूल जाते हैं, किस में कौन सा। तो बस एक चीज़ बस बताओ हमको, विद्युत धारा को किस में मापा, उसकी इकाई क्या बनी? एम्पियर बनी। तो बस इसका तो याद हो गया, बाकी देखते हैं, बाद में देखा जाएगा। ए से एम्पियर, ए से अमीटर, बोलो राजी खुशी। एमीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो एमीटर को प्रदर्शित करने का जो चिन्ह होता है, ये इसका चिन्ह है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ये एमीटर को प्रदर्शित करने का चिन्ह है। पक्की बात है? डन डन। एक एगो कॉन्सेप्ट बाबू अब के अभी तैयार करते चलो, पहले बोल दे रहे हैं, एकदम अभी के अभी कॉन्सेप्ट तैयार करते चलना है। 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, बार बार बोलो, लेकिन रटो, याद करो, क्योंकि जो याद करोगे वही परीक्षा में लिखोगे, और अगर परीक्षा में याद करके नहीं गए तो पछताना पड़ेगा, काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने मनीष सर की बात मान ली होती। इसलिए अभी समय है, 2 महीने का समय है, सिर्फ आप हमें दे दीजिए, 2 महीने बाद मिलिएगा, रिजल्ट बोलेगा आपका, बढ़ेंगे आगे की ओर शानदार तरीके से। अब बात होती है एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ये पॉइंट याद रखेंगे, अमीटर हमेशा और हमेशा किस में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है, आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये पॉइंट याद रखेंगे कि अमीटर को किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लिखा है अगला पॉइंट, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। अभी बता दिए थे इसके पहले ही हम ये पॉइंट, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया। तो धनावेश का प्रवाह है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेश का प्रवाह है, तो जिधर ऋणावेश जाएगा उसके अपोजिट धनावेश जाएगा, बात खत्म। अब विभवांतर क्या होता है? साहब विभवांतर पे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, विभवांतर के बारे में आपसे पूछेगा। विभवांतर को पहली बात तो भी से प्रदर्शित करते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा, विभवांतर को भी से प्रदर्शित करते हैं। व्हाट इज भी क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बस इतनी बात बोलिएगा। मान लेते हैं ये कोई विद्युत क्षेत्र है, मतलब इस एरिया में विद्युत धारा बह रही है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से अगर किसी आवेश Q को लाया जाए, किसी आवेश Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य भी यानी वोल्ट विभवांतर कहलाता है। पक्की बात है? पक्की बात है?
डन। ओके, क्या लिखा है? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसका विभवांतर कहलाता है। विभवांतर भी बराबर क्या होता है? W/Q होता है। भी बराबर क्या होता है? W/Q होता है। और ये क्यों लिखा है, ठीक है, W/Q होता है। तो इस प्रकार इसका मात्रक क्या हो जाएगा जरा बताओ? W यानी कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और Q माने आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम हो गया। इसलिए इसका अगर परिभाषा देना हो तो क्या लिखोगे? 1 वोल्ट की अगर परिभाषा देनी हो तो क्या लिखोगे? तो कहेंगे सर पहले सबकी वैल्यू एक एक मान लेते हैं जैसे आपने ऊपर सिखाया था और उसी प्रकार से हम लिख लेंगे इसकी परिभाषा। तो क्या लिखेंगे भैया? जब एक कूलाम के आवेश के द्वारा या एक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसका विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। एकांक आवेश को किसी बिंदु से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उसका विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। डन है। ओके, चलिए भैया आगे क्या बात हो रही है? आगे की कहानी सुनो, सुनते ही जाओ बंदे। हाँ, आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है जरा ध्यान से देखिएगा। 1 वोल्ट, जब एक कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य करना होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। अब 1 वोल्ट बराबर क्या है? 1 जूल प्रति कूलाम, ठीक है। वोल्ट मीटर नाम में ही वोल्ट आ रहा है। तो विभवांतर को मापने की युक्ति क्या कहलाती है? वोल्ट मीटर कहलाती है। इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, विभवांतर का प्रतिरोध ज्यादा होता है। बोलो, अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, विभवांतर का प्रतिरोध ज्यादा होता है। सर बार बार प्रतिरोध कर रहे हैं। व्हाट इज प्रतिरोध? अभी आते हैं। प्रतिरोध को दिमाग में आप ब्रेकर के लिए हमसे लेके चलो। ब्रेकर जानता है, गली में हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो बिचवा में ब्रेकर आता रहता है, वही टाइप का प्रतिरोध है। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बह रहा है उसके अपोजिट दिशा में धारा बह रही है, तो धारा को कम करते रहना या धारा के बहने में रुकावट पैदा करना प्रतिरोध का काम है। जिसका प्रतिरोध जितना ज्यादा उसमें धारा उतनी कम बहेगी। बोलो राजी खुशी, बोलो राजी खुशी। ओके भैया आगे बढ़ेंगे। अब लिखा है विभवांतर को मापने की युक्ति, ठीक है। इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा इसको पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाएगा? पार्श्व क्रम में जोड़ा जाएगा। अब लिखा है वोल्ट मीटर का प्रतीक, जैसे अमीटर वैसे वोल्ट मीटर। सेल क्या है? जब एक से ज़्यादा, यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर ट्रांसफर होती है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। अब ये प्रतीक आपको याद करने हैं, है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि विद्युत सेल को कैसे बनाया जाता है ना? प्लग कैसे बनाया जाता है, कुंडी कैसे बनाई जाती है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर विद्युत सेल है तो उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, एक डंडी बड़ी, दूसरी डंडी छोटी, जो छोटी वाली उसे माइनस, जो बड़ी वाली उसे प्लस। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन इस प्रकार से दिखाया जाता है, ठीक है। प्लग कुंजी अथवा स्विच ऐसे, जब स्विच बंद हो तो ऐसे, है ना। तार संधि इस प्रकार से दिखाया जाता है जब 2 तार जुड़े हुए हों तो, ठीक है। बिना संधि के तार क्रॉसिंग अगर जा रहा है तो इस प्रकार से दिखाया जाता है उसे, ठीक है। विद्युत बल्ब को इस प्रकार से दिखाया जाता है, ठीक है। प्रतिरोधक को इस डायरेक्शन से, इस तरह से दिखाया जाता है, जिग जैक में, ठीक है। नोट करते चल रहे हैं। अभी एक बार और बोल दूं, क्या बोलना है सर? जिन बच्चों ने अभी कॉपी में नोट करना स्टार्ट नहीं किया उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो स्टार्ट करें, लिखें। बार बार लिखने से बच्चा याद होती है कोई चीज़, पक्की बात है।
हाँ, तो नोट करते रहिए, लिखते रहिए। अगर लिखेंगे तो दिमाग में बार बार जाएगा, और बार बार जाने वाली चीज हमेशा क्या होती है, याद होती है। अगला क्या है भैया? प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक के लिए बनाया है। अमीटर बता ही दिया, वोल्ट मीटर बता ही दिया। ठीक है, आगे अगला कॉन्सेप्ट आता है ओम के नियम के बारे में चर्चा करने के लिए। अब ओम का नियम क्या है भैया? तो देख लीजिए, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। कुल मिला के बात को सुनो कि अगर तार की भौतिक अवस्था समान है, कैसी अवस्था? भौतिक अवस्था। अगर तार की भौतिक अवस्था फिक्स रहे, मतलब जितनी उसकी लंबाई है उतनी लंबाई रहे, जितनी उसकी चौड़ाई या डायामीटर है, व्यास है उतना व्यास रहे, सारी चीजें अगर फिक्स हैं, टेम्परेचर उसका फिक्स रहे, है ना, अगर सब कुछ फिक्स है, उस समय की स्थिति में ओम ने अपना नियम दिया और क्या बताया कि किसी विद्युत परिपथ में अगर तार के दो सिरों के बीच बहने वाली जो धारा होती है, ठीक, बहने वाला बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी मान लेते हैं इसमें विभवांतर भी है, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का विभवांतर भी है, तो ये अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है उसमें बहने वाली धारा के। ये ओम ने बताया था, हम नहीं बता रहे। पक्की बात है। अब अगर समानुपाती है तो इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं कि भी अनुक्रमानुपाती आई। अनुक्रमानुपाती का साइन हटाने के लिए एक नियतांक लगाया जाता है, तो मैंने लगा दिया भी इजकल टू आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस है, यही प्रतिरोध है। अभी बार बार आ रहा था ना प्रतिरोध, यही प्रतिरोध है आर आई। मैंने इसको क्लास में याद कराया था एक नाम के साथ कि विनोद नाम का व्यक्ति है, वो इंडियन रेलवे में भर्ती हो गया है। पक्की बात है, याद रहेगा कि विनोद कहाँ भर्ती हो गया? इंडियन रेलवे में भर्ती हो गया। तो भी इजकल टू आई आर कर लीजिए या आर आई कर लीजिए। पक्की बात है, ये याद रहेगा फॉर्मूला। दैट फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेगा आपका। चलें आगे। ओके, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। भी अनुक्रमानुपाते आर और भी इजकल टू आई आर, ये फॉर्मूला याद रखना है। आर क्या है भैया? आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध मैंने बता दिया क्या है, एक प्रकार का ब्रेकर है जो कि विद्युत धारा के फ्लो को कंट्रोल करेगा, रोकेगा, नियंत्रित करेगा, है ना, रुकावट पैदा करता है उसकी धारा में बहने में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि अगर विभवांतर भी धारा ए के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ कैसा मिलता है? तो बताया गया यह ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। पक्की बात है, पक्की बात है। ये रही बात। अब आता है प्रतिरोध। आगे देख लेते हैं प्रतिरोध की कहानी। पहले तुम हमको एक चीज बता दो, अभी फॉर्मूला क्या लिखे थे सर? अभी फॉर्मूला क्या लिखे थे? तो फॉर्मूला लिखा था मैंने कि विनोद नाम का व्यक्ति है जो कि इंडियन रेलवे में भर्ती हो गया है। हमें प्रतिरोध का मान निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बटे आई, भी बटे आई। ठीक है, भी बटे आई। अब अगर मैं कहूं कि इस आर की हमें परिभाषा लिखनी है तो क्या करेंगे? पहले लिख लीजिए आर क्या है भैया? प्रतिरोध है। भी क्या है? वोल्ट है या विभवांतर कह दीजिए। आई क्या है? विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। अब इसको लिख सकते हैं हम। विद्युत धारा के लिए क्या लिखेंगे? 1 एम्पियर। विभवांतर के लिए 1 वोल्ट। ठीक है, और प्रतिरोध का जो मात्रक आएगा वो आता है ओम। ओम बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। अब सुनो इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली अगर विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो तथा उसके विभवांतर का मान 1 वोल्ट हो
तो उसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। पक्की बात है, पक्की बात है, लिखा हुआ है आपके सामने। जब परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। एसआई मात्रक ओम कैसे प्रदर्शित करते हैं? इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बटा 1 एम्पीयर, वो मैंने लिख दिया। ठीक। धारा नियंत्रक क्या होता है? परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का यूज किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। धारा नियंत्रक को किससे रिप्रेजेंट किया गया था? किससे रिप्रेजेंट किया गया था? याद अगर हुआ हो तो की कंडीशन में। पक्की बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है भैया, देख लेते हैं। अब ये आपसे डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि वे कौन से कारक हैं जिन पे एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट बताया गया चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जो तार है उसकी लंबाई के। दूसरा बताया गया कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी जो क्षेत्रफल है यानी एरिया के। जैसे ये मान लो तार है, ऐसे तार है, ठीक है, तो एक तो इसकी लंबाई होगी और फिर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये कहलाता है ना। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्या लिखा है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापमान के समानुपाती होता है, मतलब तापमान फिक्स रहना चाहिए, अगर बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, घटेगा तो घट जाएगा। ठीक है। पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, सिल्वर है कि कॉपर है, किस प्रकार का आपका चालक है उसके हिसाब से, परिपथ है उसके हिसाब पे डिपेंड करेगा। अच्छा, इन दोनों से क्या रिजल्ट निकलता है जरा देख लेते हैं। इसमें से सर आर इसके एल के अनुक्रमानुपाती है और आर ए के व्युत्क्रमानुपाती है। इससे हमने रिजल्ट निकाला कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल अपॉन ए। लिख सकते हैं, जब दायां पक्ष बराबर हो तो बायां पक्ष बराबर मान लिया जाता है। सब राजी खुशी चल रहा है? ओके चलो, अब ऐसी कंडीशन में फिर हमें एक अनुक्रमानुपाती का साइन मिला, इसको हटाने के लिए एक नियतांक जोड़ा जाता है। तो हमने नियतांक जोड़ा R इज इक्वल टू रो, इसको रो कहते हैं, L अपॉन ए। एक फॉर्मूला ये मिल गया। ये रो क्या है? इसे प्रतिरोधकता कहते हैं। रो को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है। अब प्रतिरोधकता अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? रो इज इक्वल टू ए आर बटे यल, ये रो का फॉर्मूला हो गया। नोट करते चलिएगा, नोट करना आपका काम है, हर चीज बता रहा हूं, है ना। अब मजा आ रही है तो लाइक तो बनता है, लाइक में कमी मत ठोका करिए आप लोग, दबा के लाइक मारो और शेयर करो सेशन को। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, विद्युत प्रतिरोधकता। अब देखिए, 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। समझा दिया सारा खेल। एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? ओम मीटर होता है। कैसे ओम मीटर हुआ चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने कहा कि आर ए अपॉन एल और ये बराबर हुआ किसके? रो के। तो ए में क्या क्या है? मतलब अगर क्षेत्रफल है तो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, मतलब इसकी भी लंबाई इसकी भी लंबाई, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, लंबाई भी मीटर में, तो मीटर से मीटर कट गया। आर का मात्रक अभी अभी बताया ओम, और यहाँ मीटर, नीचे कुछ नहीं है तो इसका मात्रक क्या निकल गया? ओम मीटर। ये लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, ओम मीटर होता भी है इसका मात्रक। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। यानी अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी, अगर तापमान घटेगा तो प्रतिरोधकता घट जाएगी।
धातुओं व मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर 10 की घात -8 से 10 की घात -6 ओम मीटर होता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातु में प्रतिरोधकता ज्यादा होती है जिन धातुओं से वो मिलके बनी है उससे। ठीक, अगला क्या है, मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन यानी कि दहन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में नहीं किया जाता। पॉइंट है, नोट करिएगा। तांबा व एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। जितनी कम प्रतिरोधकता होगी उतनी अच्छे ढंग से विद्युत फ्लो करेगा, विद्युत धारा बहेगी। पक्की बात है। अब आ जाती है बात संयोजन की, जिसमें प्रतिरोधकता का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन हम लोगों को देखना है। ओके, चलिए पहले एक चीज दिमाग में रखिएगा ध्यान से, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए क्या कहानी है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रतिरोधकता का श्रेणी क्रम संयोजन, जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम कहलाता है। संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। ओके, श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध RS इजकल टू, RS मतलब टोटल प्रतिरोधक R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोधों का योग अगर आपको निकालना हो तो इसका काम करते हैं। तो इसमें हम लोग बात को एक एक चीज समझेंगे। क्या बताएगा? तो प्रत्येक प्रतिरोधक में से एक समान धारा प्रवाहित होती है, यानी अगर मैं कहूं कि धारा का मान इसमें क्या होगा? समान होगा। लिख लो, धारा समान होगी। जबकि अगर मैं बात करूं इसमें विभव की या विभवांतर की तो वो क्या आना चाहिए? वो भिन्न भिन्न होगा। पक्की बात है? पक्की बात है। श्रेणी क्रम के लिए याद रखना है आपको सिर्फ 2 बातें, कि धारा का मान समान रहेगा, यानी कि वो हर जगह आई रहेगा। अगर 4 एम्पियर दिया तो 4 एम्पियर रहेगा, 10 एम्पियर दिया तो 10 एम्पियर, डजंट मैटर, अभी कोई उससे मतलब नहीं है। दूसरी बात कि विभवांतर का मान अलग अलग होगा। R1 के लिए V1 होगा, R2 के लिए V2 होगा, R3 के लिए V3 होगा, अलग अलग वैल्यू दिया होगा। पक्की बात है? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते। अगर मान लीजिए समान भी दे दिया है तो ये मान लेंगे कि सब पे उतना जा रहा है। ठीक है? हाँ, इसके लिए हमें डेरिवेशन करने की जो जरूरत है वो क्या करेंगे हम लोग? ये किया गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध आपको फाइंड आउट करना है, कुल प्रतिरोध की गणना करनी है। इसके लिए बस आपको दिमाग में रखना क्या है? दिमाग में रखना क्या है कि V इजकल टू आई आर। अब चलिए, मैं अगर कुल विभव पहले निकाल लूं तो कुल विभव कैसे निकलेगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, इससे निकलेगा। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है? मैं सब के लिए वैल्यू रखूंगा, एक V1 के लिए पहले निकालो तो ये हो जाएगा IR1, दूसरे V2 के लिए क्या लिखेंगे? IR2, और तीसरे के लिए क्या लिखेंगे? IR3। ठीक है, और कुल विभव के लिए क्या लिखना है? IR, यानी V बराबर IR तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2। I का मान तो फिक्स है भैया, अभी मार्ट साहब ने बताया है। V का नाम अलग अलग है, यहाँ पर V1 है, V2 है, V3 है, सब अलग अलग है। क्यों V अलग अलग है? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस अलग अलग है, प्रतिरोध अलग अलग है, इसलिए। ठीक, अगली कहानी क्या है भैया? यहाँ पे लिखिए IR इज इक्वल टू, सब में I कॉमन ले लो,
क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, आई आई कैंसिल, तो कुल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही आपको सूत्र दिमाग में रखना है और यही लगा देना है, क्या कि R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। डन है, डन है, कंफर्म, याद रहेगा। ओके, अब अगली कहानी किसकी आती है, अगली कहानी आएगी माट साहब, श्रेणी क्रम तो हो गया, समांतर क्रम की। श्रेणी क्रम याद रखिएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए श्रेणी क्रम जोड़ के दिखाया गया था ऊपर, ये श्रेणी क्रम है, ठीक है। ये श्रेणी क्रम जोड़ के दिखाया गया आपको, R1 श्रेणी क्रम में R2 श्रेणी क्रम में R3, मतलब ऐसे सीक्वेंस में जुड़ता चला जाएगा। अगर समांतर होता तो R1 ऊपर होता, R2 नीचे होता, R3 ऐसे, इस प्रकार से ये दिखाया जाता है ना, इस प्रकार से। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अभी आएगा वो भी, उसको भी देख लेंगे। गलती से भी गलती मत करिएगा, बस दो चीज़ें दिमाग में रखना है, क्या कि I फिक्स रहेगा, यहाँ पर I क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और V का मान अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक। किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए। पक्की बात है, याद हो गया फॉर्मूला, R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितना भी हो, डजंट मैटर, ठीक। ओके, चलिए अगली कहानी देख लेते हैं भैया। अगली कहानी आती है समांतर क्रम के लिए। क्या है समांतर क्रम की कहानी, उसको भी ख़त्म कर दें। ये रहा पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। पार्श्व क्रम को ही समांतर क्रम बोला जाता है। इस कंडीशन के लिए भी दो शर्त आपको याद रखनी है, इसमें I चेंजेबल होगा, I के मान में बदलाव होगा, जबकि V का मान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। V का मान फिक्स रहेगा, I का मान अलग अलग आएगा। ऐसी परिस्थिति में हमने फॉर्मूला बताया V इजकल टू IR, I बदल रहा है तो I के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू निकालिए, I इजकल टू V बटे R। पक्की बात है, पक्की बात है। अब हमको कुल I की गणना करनी हो तो क्या लिख सकते हैं, I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। उसी प्रकार I की जगह पे क्या लिखेंगे, V बटे R इजकल टू V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, ठीक है। ऊपर सब में V कॉमन है, ले लिया V को कॉमन, V इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये बराबर है किसके, V बटे R के। यहाँ भी V, यहाँ भी V कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। पक्की बात है। ये फॉर्मूला निकल के आया किसके लिए, ये किसके लिए निकल के आया, तो ये समांतर क्रम के लिए है। किसके लिए भैया, समांतर क्रम के लिए। क्या कहानी सिर्फ दिमाग में रखनी है आपको, सिर्फ दो बातें, कि इसमें धारा का मान बदलता रहेगा, जबकि वोल्ट का मान क्या रहेगा, विभव का मान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। पक्की बात है। डेरिवेशन भी तैयार होना चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ, सूत्र कैसे निगमित कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, और ये भी तैयार होना चाहिए कि कौन सा फिक्स रहेगा, कौन सा चेंज होगा। न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, यहाँ से निकलने वाली धारा यहाँ से गई I, अब यहाँ जा करके ये धारा बदल जाएगी। ये मान लीजिए I1 हो गई, यहाँ जाएगी तो I2 हो जाएगी, यहाँ जाएगी तो I3 हो जाएगी। तो अब इसमें दोनों बातें आपको इसमें याद रखेंगे, समांतर क्रम के भी याद करेंगी, श्रेणी क्रम के लिए भी याद रखेंगे, कहाँ पे I फिक्स रहेगा और कहाँ पे V का मान फिक्स रहेगा। अगर ये दोनों बातें आपके दिमाग में बैठ गई तो ना तो आपको समांतर क्रम में दिक्कत होगी, ना श्रेणी क्रम में। धारा का मान इस कंडीशन में बदलेगा, जबकि वहां पर वोल्ट का मान बदलेगा। पक्की बात है। बढ़ जाएं आगे। ओके, चलिए अगला कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि धारा का मान अधिकतम होगा और किस क्रम में जोड़ा जाए कि धारा का मान न्यूनतम होगा। इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे
पूछा जाता है। तो सीरीज क्रम में जोड़ेंगे तो मैक्सिमम आती है उसकी वैल्यू हमेशा, यानी श्रेणी क्रम में वैल्यू का मान ज़्यादा होता है और समांतर क्रम में वैल्यू का मान कम होता है। पक्की बात है। चलिए बढ़ेंगे आगे की ओर। अब आया श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के लाभ। पार्श्व क्रम में जोड़ना यानी समांतर क्रम में जोड़ना अच्छा माना जाता है। क्यों? श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता। लेकिन समांतर में क्या है, समांतर में क्या है कि अगर एक टूट गया तो दूसरे में धारा फ्लो करेगी, दूसरा उसको चला सकता है, हेल्पफुल रहेगा। अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है, यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी फ्लो होती है, बहती है। अगली बात, पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम, है ना। अच्छा, एक चीज और याद दिला दूं आपको, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का अगर फॉर्मूला भूल जाएं तो कैसे याद रखेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे I1 धारा जा रही है ना, यहाँ पे I2 धारा जा रही है, यहाँ पे I3 धारा जा रही है और यहाँ पे प्रतिरोध इस प्रकार से लगा हुआ है। मान लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। लग नहीं रहा है कि इसके बटे में ये लिखा है, इसके बटे में ये लिखा है, तो ये समांतर क्रम है। और समांतर के लिए आप फार्मूला जानते हैं क्या, 1/R1 + 1/R2, यानी ये बटे वाला जो खेल आएगा वो इसके लिए आएगा। याद रहेगा। एक तो कॉन्सेप्ट ये दिमाग में रखिएगा, दूसरा आई का मान चेंज होता रहेगा। तो ये दो बातें दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अगला क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव, बहुत सारे यंत्र आपने देखे होंगे जो तापीय प्रभाव पे काम करते हैं। उसमें बल्ब भी आता है, उसमें हीटर आता है, उसमें गीज़र आता है, उसमें प्रेस आता है, इंडक्शन आता है, ढेर सारी चीज़ें आप जानते हैं जिनसे हीट यानी ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है। ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में इसका कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है, निकलती है, उत्सर्जित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। पक्की बात है। अच्छा, अब लिखा है कि ऊर्जा क्या होती है, तो शक्ति गुणे समय के बराबर होती है, यानी हीट इजकल टू पी इंटू टी होता है। और P बराबर क्या होता है, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे रखिएगा, P इजकल टू वी आई। याद रखेंगे, P इजकल टू वी आई, ये फॉर्मूला होता है। V माने वोल्ट और I माने विद्युत धारा, और ये बराबर होती है किसी भी चीज की शक्ति के बराबर होती है। पावर माने शक्ति, तो शक्ति बराबर क्या होता है, वोल्ट इंटू धारा होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया, P की जगह पे वोल्ट आई लिखा गया है और T, तो यह चीज कल टू क्या आ गया, वी आई टी आ गया, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, V इजकल टू आई आर, तो V की जगह पे आई आर लिख दिया। तो V की जगह पे जब आई आर लिख देंगे और आई टी पहले से है, ठीक, तो I इंटू आई स्क्वायर आर टी, तो ये फॉर्मूला तीसरा निकल गया। ये सारे फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि इन फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ढेर सारे फॉर्मूला भी बनेंगे इससे, बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। सारी वैल्यू पुट करते जाइए और फॉर्मूले बनाते चले जाइए, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए आ गया H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी आ गया, ठीक है, आर टी आ गया। आप जानते हैं कि जो R होता है वो इस प्रकार से होता है, आई आर वी के बराबर होता है, यानी R बराबर होता है V बटे आई। R बराबर क्या होता है, V बटे आई, तो यहाँ पे उठा के रख दीजिए, R की जगह पे V बटे आई रख दीजिए। H इजकल टू आई स्क्वायर V बटे आई और T, तो एक आई से एक आई कट गया, तो ये आ गया वी आई टी। फिर से आ रहे कॉन्सेप्ट पे, आ रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहानी क्या कहती है भैया,
जल का विद्युत धारा का तापन नियम, इस नियम के अनुसार इसको भी देख लेते हैं भैया। किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इससे निकला ऊपर वाले फॉर्मूले से H = I² RT से ये बात समझ में आ रही है। क्या निकला? किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा, कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। कितनी देर तक बह रही है उतना ज़्यादा वो गर्म होगा, उतना ज़्यादा ऊष्मा बनेगी उसमें। डन है? ओके। तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। यानी हम नहीं चाहते कि हमारा कंप्यूटर गर्म हो, हम नहीं चाहते कि हमारा लैपटॉप गर्म हो, हम नहीं चाहते हमारा मोबाइल गर्म हो, है ना, नहीं चाहते। तो ये क्या है? अवांछनीय है। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा यूज़ करने लगेगा तुम लोग कि वो गर्म होने लगता है कुछ दिनों के बाद। ठीक है, ओके। अगला लिखा है, विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि उच्च तापमान पर यह उपचयित नहीं होता। इसका गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब के अंदर जो एक वायर पाया जाता है वो कौन सा होता है? तो टंगस्टन धातु का होता है। दूसरी चीज़, टंगस्टन ही क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि उसका गलनांक बहुत उच्च होता है और वो कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की वायु में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कितने दिन तक वो चलेगा, उसकी उम्र कितनी होगी, वो बढ़ जाती है। किसकी वजह से बढ़ जाती है? तो आर्गन और नाइट्रोजन के अक्रिय प्रभाव की वजह से बढ़ जाती है। अब बात करते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। ये जो टॉपिक अब चलने जा रहा है वास्तव में ये कक्षा 9 का टॉपिक है ना, कक्षा 9 की कहानी है। अब बात करेंगे किसके बारे में? विद्युत शक्ति। ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उपयोग करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। प्रतीक इसका क्या भी? या पी से, P = क्या होता है? VI। P = I² R या V² R। क्यों इसको ऐसा रखा गया? क्योंकि P की जगह पे आप रखिए किसको? I² R लिखा ना, तो ये क्या बन जाएगा? VI लिखा हुआ है यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू आपको। V की जगह पे क्या लिखते हैं? V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर IR, तो इसमें रख दीजिए P = VI में, P = VI में V का मान IR रख दीजिए, तो ये बनेगा IR और इंटू I पहले से है, तो ये बन जाएगा क्या? I² R। वो I² R ये है। ठीक है, और ये अगर I² R है तो ये किसके बराबर होगा? V² R के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? V/R। तो I की जगह पे लिख दीजिए, P = I की जगह पर रख दीजिए कितना? V/R। तो ये लिख दिया V/R, और ये पहले से क्या है? IR है, तो ये लिख दिया मैंने IR। यहाँ से R से R कैंसिल हो गया, तो P बराबर किसके आ गया? VI के। P बराबर आ जाएगा VI के। ठीक है, ये कहानी बनी इसकी। अब शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 वोल्ट गुणित 1 एम्पियर होता है। ठीक है, ओके। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा का मतलब 1000 वाट जो होता है वो 1 किलोवाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट के बराबर हो जाता है। और 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या है? 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या है कि 1 किलोवाट 1 घंटे तक, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट गुणते 60 सेकेंड तक। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे पूरा तो ये आ जाता है कितना? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर आता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो वो होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की 1 यूनिट के बराबर होता है। आपने सुना होगा 5 यूनिट, 10 यूनिट ऊर्जा आ रही है, 10 यूनिट का हमारे पास कनेक्शन है 1 किलोवाट। तो इस प्रकार से आपने सुना होगा, वो किसके लिए है? वो 1 यूनिट किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। तो ये रहा विद्युत वाला चैप्टर आपका।
बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही दमदार तरीके से आज इस चैप्टर को फिनिश किया गया। अगला जो टॉपिक आपका होगा वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर करेगा और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय।